अगेंस्ट द सन। ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है सर्वाइवल की। ये कहानी है जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई की। ये कहानी शुरू होती है सन 1942 से, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। और इस अटैक के बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया और अब वो किसी भी कीमत पर जापान से बदला लेना चाहता था। इसीलिए यूएस नेवी के बहुत सारे टॉर्पेड और बॉम्बर एयरक्राफ्ट साउथ पैसिफिक के अंदर जितने भी जापानीज पनडुब्बियां थी उन्हें नष्ट करने के लिए उड़ चली। इसी में एक एयरक्राफ्ट होता है जिसके अंदर 3 लोग होते हैं, पायलट हेरोल्ड, बॉम्बार्डियर यानी कि बॉम्ब फेंकने वाला टोनी और रेडियोमैन जीन। और जब ये वापस आ रहे होते हैं तो ये आसमान में बादलों के बहुत ऊपर उड़ते हैं और ये अपना रास्ता भूल जाते हैं और ये इनका फ्यूल टैंक भी धीरे धीरे खाली हो रहा है। जिन रेडियो से संपर्क करके रास्ता पूछने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल क्लियर न होने की वजह से उसे आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं देती और तभी उसे रेडियो पर जापानीज की आवाज़ आती है। वो रेडियो की तार निकाल देता है और मॉर्स कोड के जरिए संदेश भेजता है, लेकिन इनका फ्यूल काफ़ी कम हो रहा होता है। इसीलिए इनका पायलट हेरोल्ड बोलता है कि तुमको दोबारा से कनेक्शन जोड़ना होगा और वो दोबारा से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इनका संपर्क फिर भी नहीं हो पाता। और अब हेरोल्ड के पास इस विशाल समुद्र के ऊपर लैंडिंग करने के अलावा अब कोई भी रास्ता नहीं बचता और वो अपने साथियों को बोलता है कि तुम सारा ज़रूरी सामान निकाल लो, हमें अब यहीं पर लैंडिंग करनी होगी क्योंकि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। और वो इस विशाल समुद्र में लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करने के बाद हेरोल्ड की तो बेल्ट खुल जाती है, लेकिन टोनी और जीन की बेल्ट नहीं खुलती और अब वो एयरक्राफ्ट के साथ नीचे डूबने शुरू हो जाते हैं और वो बहुत नीचे चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों एयरक्राफ्ट के साथ डूबते, इनकी बेल्ट खुल जाती है और ये दोनों भी ऊपर आ जाते हैं। इनके पास एक एयरबोर्ड होती है और ये तीनों उस एयरबोर्ड पर बैठ जाते हैं, लेकिन इनके पास ना अब खाने के लिए खाना है और ना पीने के लिए पानी। हालांकि इनकी एयरक्राफ्ट में सब कुछ था, लेकिन ये उसमें फंस गए थे, इसीलिए उसमें से कुछ नहीं निकाल पाए। और ये साउथ पैसिफिक में इस विशाल समुद्र में जिसका इन्हें कहीं भी कोई भी अंत नहीं दिखता, ये तीनों फंस चुके हैं। लेकिन इन्हें पूरा यकीन है कि इन्हें जल्द ही यहाँ पर यूएस नेवी आएगी और इन तीनों को यहाँ से बचा कर ले जाएगी। और ऐसा होता भी है। इन्हें आसमान पे एक यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट दिखता है। चीफ कहता है कि पानी में पैराशूट खोल दो ताकि ऊपर से वो पैराशूट को देख सके, क्योंकि जो इनकी एयरबोर्ड है वो बहुत छोटी है और इतनी ऊंचाई से इनकी एयरबोर्ड को नहीं देखा जा सकता। पर इनके पास पैराशूट नहीं होता, वो समुद्र में एयरक्राफ्ट के साथ डूब चुका होता है और ना ही इनके पास फ्लेयर गन होती है जिसे चलाकर ये इशारा दे सके कि ये यहाँ पर हैं। ये तीनों अपनी लाइफ जैकेट निकालते हैं और उसे हिलाना शुरू कर देते हैं और साथ ही चिल्लाते भी हैं, लेकिन वो एयरक्राफ्ट इतनी दूर होता है कि वो इन्हें देख ही नहीं पाता और वो वापस चला जाता है। हेरोल्ड जो कि पायलट होता है वो कहता है कि ये हमें यहाँ पर ढूंढने के लिए आए थे और ये हमारे पास आखिरी मौका था। टोनी कहता है कि वो हमें यहाँ इस विशाल समुद्र में ऐसे नहीं छोड़ सकते। फिर हेरोल्ड कहता है कि वो बार बार एक ही जगह पर ढूंढने के लिए नहीं आएंगे, यानी कि अब इन्हें खुद ही यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हेरोल्ड जो कि इन सब से सीनियर होता है, वो जानता है कि यह सब यहाँ पर फंस चुके हैं। वो सबको कहता है कि सब अपने जूते उतार दो क्योंकि यह सफ़र बहुत ही लंबा होने वाला है। और ये तीनों अपने जूते निकाल लेते हैं, लेकिन इनकी जो एयरबोर्ड है वो बहुत छोटी होती है, उसमें भी सामान रखने की जगह नहीं होती। हेरोल्ड कहता है कि हमें अपने जूते फेंकने होंगे और इसके बाद टोनी और जीन अपने जूते समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन हेरोल्ड अपने जूते नहीं फेंकता। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। जीन कहता है कि आपने अपने जूते नहीं फेंके। वो कहता है कि अगर हमें ज़मीन मिल गई तो हम में से किसी एक को चलना होगा, इसलिए हमें एक पैर बचाना है। और इस तरह से इनका पहला दिन इस समुद्र में बिना पानी के और बिना खाने के निकल जाता है।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि ये तीनों एक साथ सो जाएं, इसीलिए ये एक एक करके सोते हैं। रात को इनका चीफ, जिसका नाम हैरोल्ड है, वो बोलता है कि किसी को पानी पीना है। टोनी और जीन उसको हैरानी से देखते हैं। उसके बाद हैरोल्ड अपने जूते के अंदर यूरिन करके उसे पी जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इन्हें पानी अब यहाँ पर मिलना इतना आसान नहीं है। अगली सुबह हैरोल्ड इन्हें बताता है कि हम समुद्र में फंस चुके हैं और हम हवाई की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से लगभग 1900 माइल दूर है, और हमारे जो पीछे है वो साउथ अफ्रीका, जो यहाँ से 600 मील दूर है। हैरोल्ड एक पायलट है, इसीलिए उसे जगहों का, दिशाओं का अच्छा अंदाज़ा होता है। वो कहता है कि अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो कुछ हफ्तों में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं, और टोनी कहता है कि अगर हम पहुंच भी गए तो उसमें पहले ही हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। जीन कहता है कि यहाँ पानी में बहुत सारी मछलियाँ हैं, हमें कुछ करना होगा। अब इनके पास थोड़ा सा जो सामान, उसमें एक गन की मैगजीन भी होती है, और गन की मैगजीन के अंदर स्प्रिंग होता है, और ये उस स्प्रिंग से मछली पकड़ने का कांटा बना लेते हैं और उस कांटे को पानी में डालते हैं। तभी इनके कांटे में कुछ फंस जाता है। ये उसे खींचने की कोशिश करते हैं, और जब ये उसे खींचते हैं तो इनकी रस्सी टूट जाती है और उसमें कांटा नहीं होता। जीन कहता है कि पानी में कोई हमसे भी ज़्यादा भूखा है। हालांकि ये समुंदर में है, पानी में है, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जीन पानी में कूद जाता है। वो कहता है कि अब मैं और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसके पीछे टोनी भी कूदने वाला होता है, लेकिन हैरोल्ड उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि इस पानी में शार्क है, और जब ये बात जीन को बताई जाती है तो जल्दी से वो वापस अपनी बोट पे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये लोग अब पानी में भी नहीं जा सकते। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन्हें आज इस बोट पर पूरे 5 दिन हो जाते हैं, और 5 दिनों में ना इन्होंने पानी का एक घूंट पिया है, ना ही खाने का एक निवाला खाया है, और ये तीनों के तीनों बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और जब टोनी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो समुंदर का पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन हैरोल्ड उसे रोक लेता है। वो कहता है कि ये तुम्हारे शरीर को और भी सुखा देगा। दरअसल इन सब के यहाँ फंसने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हैरोल्ड, जो कि इनका पायलट है, वो वेस्ट की तरफ जा रहा होता है, और वो जीन से कंफर्मेशन मांगता है कि क्या हम सही जा रहे हैं। और रेडियो पर जीन को ये बताया जाता है कि तुम्हें ईस्ट जाना है, और इसी वजह से रास्ता खो देते हैं, और पेट्रोल खत्म होने की वजह से अभी समुंदर में फंस चुके हैं। अब अचानक से हैरोल्ड को याद आता है कि उसकी शर्ट की जेब में एक पेंसिल है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। वो पेंसिल निकालता है। वो कहता है कि हम चार्ट बना सकते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हम एग्जैक्टली अभी कहाँ हैं। और इसके बाद वो अपनी एयरबोट पर ही एक चार्ट बनाना शुरू कर देता है, और चार्ट बनाने के बाद जब उसे अपनी लोकेशन का पता चलता है तो वो कहता है कि हमें अपनी बोट को हवा के साथ बहने से रोकना होगा, और वो लाइफ जैकेट से और इनके पास जो और सामान होता है उससे एक लंगर बनाते हैं, जिससे इनकी बोट एक जगह पर स्टेबल हो जाएगी। और जब ये उसे निकालेंगे तब ये उसी दिशा में जाएंगे जिस तरफ हवा चल रही होगी, और ऐसा करने से उस तरफ जा सकते हैं जिस तरफ से जाना चाहते हैं। ये लंगर बनाकर पानी में डाल देते हैं, जिससे इनकी बोट स्टेबल हो जाती है। और इसके बाद सब प्रेयर करते हैं, और प्रेयर करने के बाद जीन कहता है कि हमने ज़िंदगी में सभी काम अच्छे नहीं किए, लेकिन हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हैरोल्ड ईश्वर से मांगता है कि समुद्र में जितनी भी बोट्स हैं उन सब की रक्षा करना, और उन्हीं बोट्स में से एक बोट हमारी भी है। टोनी कहता है कि जैसा मेरे दोस्तों ने कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत बारिश की है। कृपया आप बारिश कर दें। लेकिन बारिश नहीं होती। इस बात से टोनी डिसअपॉइंट हो जाता है। जीन कहता है कि
ईश्वर को थोड़ा सा वक्त दो, अब रात हो जाती है। जब सब के सब सो रहे होते हैं तभी बारिश होना शुरू हो जाती है और कई दिनों के बाद आज इन्होंने पहली बार पानी की एक घूंट पी है, जिससे इन्हें बहुत राहत मिलती है क्योंकि इनकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी। अगले दिन ये दिखाया जाता है कि जीन कई दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। हेरोल्ड उससे कहता है कि मैंने तुमसे ज़्यादा पेशेंस रखने वाला फिशरमैन आज तक नहीं देखा। तुम पिछले एक हफ्ते से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम एक हफ्ते में एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। जीन कहता है कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ एक कहावत है, यू डोंट कैच यू डोंट ईट। लेकिन जीन अब खुद भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है। हेरोल्ड उसे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस चाकू को हमेशा अपनी जेब में संभाल कर रखना, क्योंकि सिर्फ एक यही चीज हमारे पास है जो इस राफ्ट में छेद कर सकती है। लेकिन जीन उसकी बात नहीं सुनता और वो पानी में मछली का इंतज़ार करना शुरू कर देता है और जैसे उसे पानी में मछली दिखती है वो उस पे वार कर देता है, लेकिन उसे लगता है कि उसने राफ्ट पर चाकू मार दिया है। वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने राफ्ट पर चाकू मार दिया है। हेरोल्ड कहता है कि चाकू को निकालना मत, क्योंकि अगर उसने चाकू निकाल दिया तो पानी राफ्ट के अंदर भर जाएगा और इस तरह से ये अपनी राफ्ट खो देंगे। लेकिन जीन देखता है कि उसने चाकू एक शार्क के बच्चे को मारा होता है और वो उसे ऊपर राफ्ट के अंदर खींच लेता है और इसके बाद ये सब मिलकर शार्क के बच्चे को मार देते हैं और उसके पेट से कई सारी छोटी छोटी मछलियाँ भी निकलती हैं और इस तरह से पूरे एक हफ्ते बाद ये ठोस खाने का पहला निवाला खाते हैं, जिससे न केवल इन्हें खुशी होती है बल्कि इनकी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है। यहाँ पर जो हेरोल्ड होता है वो कहता है कि मैं अब घर जाऊँगा, मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज़ होगी। वो इन दोनों से भी पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। दरअसल ये एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह पर्सनली नहीं जानते। टोनी कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। जीन कहता है कि ना मेरी शादी हुई है ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। टोनी जीन को कहता है कि जब तुम वापस जाओगे तो तुम मेरी बहन को डेट कर लेना, वो बहुत खूबसूरत है। अब जब ये बातें कर रहे होते हैं तभी ये देखते हैं कि बहुत सारी शार्क इनकी राफ्ट के चारों तरफ घूम रही होती है। दरअसल इन्होंने जिस शार्क के बच्चे को मारकर खाया होता है उसका कुछ खून पानी में भी गिर गया था, जिसकी स्मेल से सारी शार्क यहाँ पर आ जाती हैं, लेकिन वो इनकी राफ्ट को कुछ भी नहीं करती, वो सब वहाँ से वापस चली जाती हैं। दरअसल साउथ पैसिफिक शार्क मछलियों के लिए बहुत मशहूर है और वो कभी कभी इनकी राफ्ट को गिराकर इन सबको ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन इस बार इनकी किस्मत अच्छी होती है इसलिए ये बच जाते हैं। हालांकि इन्होंने खाना खा लिया है, पानी भी मिल चुका है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये एक बार फिर से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और एक रात को जीन जब पानी के अंदर हाथ डालकर बैठा होता है तभी एक शार्क उसके हाथ पर हमला कर देती है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। लेकिन जीन की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई होती। एक बार जीन को दिखता है कि सामने कुछ है, उसे लगता है कि सामने कोई आयरलैंड है और वो टोनी को दिखाता है। टोनी कहता है कि सामने कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। यहाँ इन तीनों को अजीब अजीब से सपने भी आ रहे होते हैं और 15वें दिन की सुबह यह दिखाया जाता है कि टोनी के हाथ में उसकी गन होती है और तभी जीन उसे धीरे से कहता है कि मुझे अपनी गन दो और बिल्कुल आवाज़ मत करना। टोनी उसे गन दे देता है और तभी वो देखता है कि सामने उन्हीं के राफ्ट पर एक पक्षी बैठा होता है और वहीं पर हेरोल्ड भी सो रहा होता है। जीन उस पर गोली चलाता और गोली पक्षी को जाकर लग जाती है, लेकिन वो राफ्ट से नीचे समुद्र में गिर जाता है और जब हेरोल्ड देखता है कि उन्होंने एक पक्षी को निशाना बना दिया है
वो समुद्र में कूद जाता है और उस पक्षी तक पहुंचता है। और जैसे ही उसे पक्षी को उठाता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक शार्क आ रही है। और अब हेरोल्ड जल्दी से अपनी राफ्ट की तरफ आता है और इससे पहले कि शार्क का निवाला बने वो राफ्ट के ऊपर आ जाता है और वो शार्क इनके राफ्ट के नीचे से निकल जाती है और इस तरह से हेरोल्ड बच जाता है। और अब इनके पास एक बार फिर से खाना आ जाता है। 15 दिन में ये दूसरी बार है जब इन्हें खाना मिलता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं इसका असर इनके दिमाग पर भी हो रहा होता है। इन सबको अजीब अजीब से सपने आते हैं और अब इन्हें यहाँ पर 20 दिन हो जाते हैं। और जब जब सुबह हेरोल्ड उठता है तो वो देखता है कि कोई भी ड्यूटी पर नहीं होता, यानी कि कोई भी हवा का रुख नहीं देख रहा। इस बात से वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिए थे लेकिन तुमने मेरे ऑर्डर नहीं माने। जीन कहता है कि यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है और वैसे भी आज तक हमें आइलैंड पहुँच जाना चाहिए था। आइलैंड कहाँ पर है? हेरोल्ड बोलता है कि मेरे दिमाग में रफ पिक्चर है। और ये सुनकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं और वो कहते हैं कि रफ पिक्चर मतलब हेरोल्ड अभी भी श्योर नहीं है कि हम कहाँ पर हैं। जीन कहता है कि तुम्हारी वजह से हमें समुद्र में लैंड करना पड़ा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला कि हमारा शिप कहाँ पर है। तुम हमें हमारे शिप से बहुत दूर ले आए थे जिस वजह से हम आउट ऑफ रेंज हो गए और इसलिए हमारी उनसे बात नहीं हो पाई। और हेरोल्ड भी एक्सेप्ट करता है कि जब वो ऊपर हवा में था तो उसे नींद आ गई थी। दरअसल वो कुछ सेकंड के लिए सो गया था और जब उसकी आंख खुली तब तक वो बहुत दूर निकल चुके थे, वो आउट ऑफ रेंज हो चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ पर हैं और पेट्रोल खत्म होने की वजह से इन्हें समुद्र में ही लैंड करना पड़ा। और अब ये तीनों यहाँ पर फंस चुके हैं, यानी इन सब के पीछे गलती सिर्फ हेरोल्ड की होती है और हेरोल्ड को इस बात का बहुत पछतावा भी होता है और वो इन दोनों से माफ़ी भी मांगता है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। जीन उस मैप को उठाता है जो हेरोल्ड ने लाइफ बोट जैकेट पे बनाया होता है और अब यही घर हमें वापस ले जा सकता है। तभी हेरोल्ड को एक आइडिया आता है। उसके पास जो शूज़ होते हैं वो उन्हें जीन के चाकू से काट कर उनके सोल से 2 चप्पू बना लेता है। जिस भी दिशा में वे जाना चाहते हैं वो उस दिशा में ले जा सके। और टोनी कहता है कि जो भी सबसे पहले आयरलैंड दिखेगा उसे बाकी के 2 लोग डिनर करवाएंगे, वो भी उसकी मनपसंद जगह पर। लेकिन इनकी मंजिल इतनी आसान नहीं है और कुछ और दिन बीत जाते हैं और आज इन्हें समुद्र में पूरे 30 दिन हो चुके हैं और 30 दिन के बाद इनके अंदर अब बोलने की भी हिम्मत नहीं है क्योंकि ये प्यासे हैं, भूखे हैं और ना ही इनके पास कोई मोटिवेशन है। अब उसी रात को बारिश होना शुरू हो जाती है जिससे इन्हें फिर से एक बार पानी मिल जाता है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि बहुत बड़ा एक तूफान भी सामने से आ रहा होता है और ये उस तूफान में फंस जाते हैं। इनकी राफ्ट उलट जाती है और टोनी जिसको तैरना नहीं आता वो भी खो जाता है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि टोनी भी राफ्ट की दूसरी तरफ होता है। ये राफ्ट को सीधा करते हैं और बड़ी मुश्किल से एक एक करके सबके सब राफ्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं और इस तरह से ये इस भयानक तूफान से बच जाते हैं। और अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि ये तीनों बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं और इनके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो रात के तूफान में समुद्र में कहीं खो गया है और इन्होंने भी अब मान लिया होता है कि ये अब बचने नहीं हैं। ये इस राफ्ट के ऊपर एक जिंदा लाश की तरह पड़े होते हैं और इन्हें अपने घर की भी याद आ रही होती है। हेरोल्ड अपनी पत्नी को याद कर रहा होता है और जीन को टोनी की बहन समुद्र में बैठी हुई दिखती है। दरअसल उसको हेलुसिनेशन होता है। जिस तरह से टोनी ने अपनी बहन का डिस्क्रिप्शन दिया था उस हिसाब से वो उसकी इमेज को देखता है और टोनी से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है। टोनी कहता है कि तुम दोनों एक ग्रेट कपल बनते। ये सब सुनकर
हेरोल्ड दुखी होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब इस तरह से एंड होगा, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल हेरोल्ड अपने आप को दोषी समझ रहा होता है, लेकिन तभी टोनी बड़ी मुश्किल से बैठता है और वो कहता है कि हम बहुत दूर तक आ चुके हैं और इस तरह से हम हार नहीं मान सकते। और इसके बाद अपने हाथ से ही चप्पू चलाना शुरू कर देता है और उसे देखकर ये दोनों भी बैठ जाते हैं और वो भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन चाहे ये अपने आप को कितना भी मोटिवेट क्यों ना कर ले, इनके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। और 34 दिन बाद जब ये पूरी तरह से बेहाल हो चुके हैं, लगभग मर चुके हैं, इनके अंदर बात करने की भी हिम्मत नहीं होती। और उसी हालत में टोनी कहता है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने एक बहुत हरा भरा खेत देखा। हेरोल्ड कहता है कि ये सपना मैं 2 बार देख चुका हूँ। इसके बाद हेरोल्ड थोड़ा सा पानी समुद्र का उठाकर पीना शुरू कर देता है। दरअसल उसने मान लिया है कि वो अब नहीं बचेगा। और तभी उसके सामने लेटा हुआ जीन कहता है कि मेरे सामने कुछ हरा हरा दिख रहा है। और जब ये तीनों उठकर देखते हैं तो ये एक आइलैंड होता है और इन सब के अंदर एक खुशी, एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि 34 दिन समुद्र में बिताने के बाद आज ये एक छोटे से आयरलैंड तक पहुंच गए हैं। और ये अपने हाथों से जोर जोर से नाव को धकेलना शुरू कर देते हैं और कुछ ही पलों के बाद ये तीनों समुद्र के किनारे पड़े होते हैं। 34 दिन के बाद इन्होंने धरती को छुआ था, जिससे इन्हें बहुत सुकून मिलता है। यही बीच पर 2 झोपड़े भी होते हैं। ये तीनों की तीनों उस तरफ चल पड़ते हैं और इस तरह से इस मुश्किल सफ़र को ख़त्म करके ये तीनों 20 फरवरी सन 1942 को पूका पूका नाम के एक बीच पर पहुंच जाते हैं। इन तीनों की जान इसलिए बची क्योंकि इन्होंने इतने मुश्किल सफ़र में भी कभी होप नहीं छोड़ी। और होप एक ऐसी चीज़ होती है जो ज़िंदगी में आपको लड़ना सिखाती है, आपको आगे बढ़ना सिखाती है, वो आपके अंदर जज्बा लेकर आती है। और इसी जज्बे से ये तीनों बच गए और अंत में बताया जाता है कि इन तीनों ने 1000 मील से भी ज़्यादा का सफ़र उस छोटी सी राफ्ट में तय किया था। और हेरोल्ड को नेवी ने अवार्ड भी दिया क्योंकि उसने इस मुश्किल सफ़र में अपने काम को बहुत अच्छे से लीड किया था। लेकिन इसके बाद इन्होंने कभी भी कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाया। टोनी जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने अपना करियर नेवी में ही कंटिन्यू रखा और 1946 में जब उसकी मृत्यु हुई तब उसकी राख को समुद्र के ऊपर से छोड़ दिया गया। जीन ने भी वॉर के दौरान रेडियो मैन का काम किया और सन 1946 में उसने टोनी की बहन से फ्रांसिस से शादी कर ली। और अंत में हमें इन तीनों की एक रियल पिक्चर भी दिखाई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि इन तीनों ने 34 दिनों में इस समुद्र में कितना संघर्ष किया था। तो ये थी वर्ल्ड वॉर 2 की एक सच्ची घटना, जिसमें हेरोल्ड डिक्सन, टोनी पेस्टुला और जीन एल्डीज ने अपने ज़िंदगी को बचाया। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।